हाय एवरीवन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 6 को, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। और इसमें हम पढ़ेंगे आज हम हेसिस लॉ। देखिए हेस लॉ क्या कहता है, अगर सिंपल पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट क्या है? द स्टैंडर्ड एंथैल्पी इज द सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शन इनटू व्हिच ओवरऑल रिएक्शन मे बी स्प्लिटेड और डिवाइडेड एट द सेम टेम्परेचर। इसको सिंपल वे में समझिए। अगर हमें कोई प्रोसेस है, कोई रिएक्शन है, हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, उसके केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। हमने कोई रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट बनाया डी, ठीक है। एक तरीका तो होगा हम इसको एक स्टेप में बना लिया, सिंगल स्टेप। भाई ये क्या होगा आपका? सिंगल स्टेप होगा। एक तरीका होगा हमने इसको पहले बी में चेंज किया, बी से सी में चेंज किया और सी से उसके बाद हमने इसको डी में चेंज किया। हमने इसको डी में चेंज किया। हमने इसको 1 2 और तीसरे स्टेप में जाकर हमने डी बनाया। एक था हमने यहाँ पे सिंगल स्टेप बना लिया। सपोज कीजिए यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज था हमने डेल एच कह दिया। हमने यहाँ पे एंथैल्पी चेंज H1 कहा, यहाँ पे H2 कहा, यहाँ पे एंथैल्पी चेंज H3 का। जो सिंगल स्टेप में एंथैल्पी चेंज होगा ना, वो जो कई सारे स्टेप होंगे उनमें एंथैल्पी चेंज के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। मतलब कि आप किसी रिएक्शन को एक स्टेप में कराओ चाहे 10 स्टेप में कराओ, दोनों तरीकों में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो इक्वल होगा। हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं। कन्वर्जन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। हम इसको अगर पहले एक सिंगल स्टेप में करते हैं, कार्बन प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 डेल एच इज इक्वल टू -393.5 किलो जूल, ठीक है। ये एंथैल्पी चेंज आया। अगर मैंने इसको सिंगल स्टेप में किया, अगर मैं इसको सेकंड केस में देखिए, अगर दो स्टेप में कराता हूँ, स्टेप ए और स्टेप बी। स्टेप ए में क्या करूँगा, मैं कार्बन लूँगा और यहाँ पे पहले मैं इसको कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज करूँगा, तो मेरे पास एंथैल्पी चेंज जो होगा वो होगा 110.5 किलो जूल। और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को मैं चेंज करूँगा कार्बन डाइऑक्साइड में, तो मेरे पास जो एंथैल्पी चेंज होगा, इसको 1 2 कह दीजिए, जो एंथैल्पी चेंज होगा मेरे पास वो होगा -283 किलो जूल, ठीक है। अब आप देखिए, जो मेरे पास सिंगल स्टेप था, मेरे पास क्या है, सिंगल स्टेप, दो स्टेप में हुआ मेरे पास, यहाँ पे दो स्टेप में हुआ ये, और इनका सम इक्वल होना चाहिए। ध्यान दीजिए, -110.5 और -283 ऐड कीजिए 5393। मेरे पास क्या है, 393.5 किलो जूल आया, है ना। -393.5 किलो जूल आया, जो कि इसके इक्वल है, ठीक है। मेरे पास मतलब ये क्या, इसका मतलब क्या है, हैसुल ये कहता है कि आप किसी रिएक्शन को सिंगल स्टेप में कराओ या फिर उसी रिएक्शन को जो प्रोडक्ट बनेगा आपका 2 3 या 4 स्टेप में कराओ, एंथैल्पी चेंज होगा वो इक्वल अमाउंट में होगा, वो बराबर होगा। ओके, देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए फर्स्ट लॉ में जो हमने पढ़ा है, फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा है, जो फर्स्ट लॉ में बताता है कि हीट चेंज तो होगा। अगर हम दो बॉडी को, ए और बी बॉडी को एक साथ रख दें तो हीट चेंज तो होगा। दो बॉडी है मेरे पास, हम दो बॉडी को कांटेक्ट में रख दें तो हीट चेंज तो होगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट लॉ जो है वो डायरेक्शन ऑफ चेंज और फिजिबिलिटी, मतलब ये हीट चेंज होगा या नहीं होगा। फिजिबिलिटी मीन्स ये चीज, ये चेंज होगा या नहीं होगा, ये नहीं बताता। हमने यहाँ पे लिखा भी है, फर्स्ट लॉ इज अनेबल टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ चेंज और फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे मैंने आपसे बात की कि ए और बी दो बॉडी है और ये आपस में हीट एक्सचेंज कर सकती है, ठीक है, आपस में हीट चेंज एक्सचेंज कर सकती है। तो फर्स्ट लॉ में ये तो बताएगा कि कोई एक बॉडी हीट लूज करेगी, ठीक है, कोई एक बॉडी हीट लूज करेगी, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताने की।
फर्स्ट लॉ बताएगा जो हीट का अमाउंट होगा वो चेंज होगा, लेकिन डायरेक्शन ये नहीं बताएगा। ठीक है, जैसे कि हम अपने एक्सपीरियंस से पता है हमें कि अगर हमने गर्म वाटर रखा तो ठंडा होगा। ठीक है, अगर हम सर्दी की बात करते हैं तो ठंडा हो जाएगा वो। तो हीट एक्सचेंज क्या हो रही, सिस्टम मतलब ग्लास ऑफ वाटर से बाहर हीट एक्सचेंज हो रही। ठीक है, तो ये कौन बताएगा, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस प्रोसेस ध्यान दीजिए। मैं आपसे ऐसे कहूँ कि जो प्रोसेस अपने आप होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जैसे कि वाटर का फ्लो होना, है ना, वाटर का फ्लो होना। और एक हमने एग्जांपल दिया अभी कि एक ग्लास ऑफ वाटर है हमारे पास गर्म, ठीक है, उससे हीट का फ्लो होना, है ना। या फिर गर्मी की बात करते हैं तो वाटर का ग्लास ठंडा है, हमारे पास एटमॉस्फेयर से हीट आ रही है ना। तो वो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप हो रहा। ठीक है, या फिर कोल का जलना, पेट्रोल फ्यूल का जलना, ठीक है, सब क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, तो हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे प्रोसेस। और ध्यान दो, सारे नेचुरल प्रोसेस मेरे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ये अलग बात है, कुछ स्लो होंगे और कुछ बहुत जल्दी से हो जाएंगे। जैसे कि मेरे पास रस्टिंग है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, बहुत स्लो प्रोसेस है ना, बहुत स्लो प्रोसेस है। जबकि मेरे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, बहुत फास्ट होता है ना। तो सब क्या है मेरे पास, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो अपने आप हो जाते हैं, आप करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये अलग बात है कि हमें कुछ प्रोसेस को शुरू करना पड़ता है, कुछ को शुरू नहीं करना पड़ता। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे डिफाइन करेंगे प्रोसेस। which has a natural tendency to occur either of its own और, जैसे मैंने कहा, शुरू करने पड़ते हैं, और आफ्टर इनिशिएशन, आफ्टर इनिशिएशन अंडर ए गिवन सेट ऑफ कंडीशन, गिवन सेट ऑफ कंडीशन। ठीक है, ये क्या होंगे, सारे के सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे। ठीक है, उसमें मैं बहुत कुछ एग्जांपल भी लिखूंगा, जैसे इवेपोरेशन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, है ना। नंबर 2 होगा आपका रिएक्शन ऑफ एसिड विद वाटर विद बेस, ना। नंबर 3 हो जाएगा आपका, मैं अब यहाँ पे लिखूंगा जिनको हमें इनिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, H2 प्लस O2, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या बनेगा मेरे पास, H2 बनेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को, अगर कार्बन को जलाना है मुझे, तो पहले उसको मुझे इनिशिएट करना पड़ेगा, वो तभी जलेगा, अपने आप तो नहीं जलने का, है ना, अपने आप नहीं जलेगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हुए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब जो अपने आप होते हैं। हमें जैसे हम कैंडल को बर्न कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, कैंडल को बर्न कर सकते हैं, इनिशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो गया, जलेगी तो अपने आप, आपको नहीं जला, लेकिन आपको उसको इनिशिएट करना पड़ेगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसको हमें इनिशिएट करना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं एंट्रोपी को। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी एक क्या है, डिसऑर्डरनेस है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे
द डिसऑर्डर और डिग्री ऑफ रेंडमनेस इन ए सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड बाय द थर्मोडायनेमिक फंक्शन। मैं सिस्टम लिख रहा, सिस्टम नहीं आता, वो फ्लो फ्लो लिख के गया था। फंक्शन कॉल्ड एंट्रोपी। ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं इसको? इट इज डिनोटेड बाय सिंबल एस। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल एस। देखिए जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। आई होप आपको पेंसिल से दिख रहा होगा, अच्छा दिख रहा है। एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मीन्स जो एंट्रोपी है आपकी, एंट्रोपी चेंज है वो आपकी फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी। अगर स्टेट फंक्शन की बात करें, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? जो फाइनल स्टेट पे और अपनी इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, वो क्या होते हैं? आपके स्टेट फंक्शन होते हैं। दूसरी बात ये क्या है? आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स ये मास पे डिपेंड करते हैं, जितना मास ज़्यादा होगा ये भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये भी ज़्यादा होंगे। चल इसमें हमको, इसके हम प्रॉपर डेफिनेशन देते हैं आपको जहाँ से न्यूमेरिकल होंगे, है ना। द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम आइसोथर्मली, टेम्परेचर आइसोथर्मली, यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा आइसोथर्मली एंड सॉरी एंड रिवर्सिबली टू द टेम्परेचर at which it is absorbed। ठीक है ना। तो डेल एस क्या हो जाएगा आपका? क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। एक बार और देखिए, द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली टू द टेम्परेचर एट विच इट इज एब्जॉर्ब, ये क्या होगी? आपकी एंट्रोपी होगी। अगर हम Q को जूल में कहते हैं और टेम्परेचर को केल्विन में कहते हैं, तो एंट्रोपी की यूनिट क्या हो जाएगी? एंट्रोपी हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? जूल केल्विन इनवर्स में। ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स में। सिंपली क्या है एंट्रोपी हमारे पास? मेजर ऑफ इंक्रीज इन डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम है। ठीक है, इसको अच्छा एग्जांपल समझते हैं। सपोज कीजिए आपका सॉलिड है, आपका सॉलिड है, आपका सॉलिड है। सॉलिड में क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर बात कर ले, सॉलिड में क्या होते हैं? सारे उसे कांस्टेंट एक ऑर्डर में होते हैं, एक ऑर्डर में होते हैं। लेकिन अगर हम उसके लिक्विड की बात करते हैं तो वो ऑर्डर चेंज हो जाता है। वो ऑर्डर क्या होता है? चेंज हो जाता है, मतलब ज़्यादा डिसऑर्डर हो जाता है, डिसऑर्डरनेस बढ़ जाती है। ठीक है, अगर यही हम गैस में बात करते हैं, यही हम गैस में बात करते हैं, ठीक है। देखो मैं बाहर नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई कहेंगे कि कंटेनर से बाहर कर दिया। अरे अगर आप गैस को खुला छोड़ोगे तो कंटेनर में थोड़ी रहेगी, वो तो बाहर भी चल जाएगी ना। ठीक है, यहाँ पे अगर हम गैस की बात करते हैं तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, ऑर्डरनेस कहाँ है ज़्यादा है? इसमें। ऑर्डरनेस इसमें भी है लेकिन गैस से कम है, गैस से कम है, वो सॉलिड से ज़्यादा है। गैस में बहुत ज़्यादा डिसऑर्डरनेस है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे गैस की एंट्रोपी ज़्यादा होगी, लिक्विड की उससे कम होगी, सॉलिड की उससे कम होगी। अगर हम एंट्रोपी की बात करते हैं तो एंट्रोपी ऑफ गैस इज ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ लिक्विड एंड एंट्रोपी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। ओके, देखिए हम एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन की बात करते हैं। असल में यहाँ पे हम न्यूमेरिकल करेंगे, एक यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे, उसके लिए देख लीजिए आप। ये यहाँ पे लिखा है एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, entropy of vaporization, entropy change taking place when one mole of substance change from liquid into vapor at its boiling point। वो क्या होगी? आपकी एंट्रोपी वेपोराइजेशन होगी, है ना। यहाँ पे क्या होगा? जो एंथैल्पी चेंज होगी, ठीक है, जो यहाँ पे
एंथैल्पी चेंज होगी वो हीट एब्जॉर्ब, वो जो हीट एब्जॉर्प्शन होगा उसके इक्वल होगी। द हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, और हमें पता है अगर हम निकाल रहे हैं चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं चेंज ओ एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या लिख दिया मैंने, हाँ ऐसे, इसका मतलब क्या हो जाएगा एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। एंट्रोपी चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। मेरे पास जो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम है, मेरे पास जो इनिशियल स्टेट थी वो लिक्विड है और जो फाइनल स्टेट है मेरे पास गैस है। ठीक है, फाइनल स्टेट क्या है मेरे पास, गैस है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एस जी, जी फॉर गैस माइनस एस एल। ये होगा आपका एंथैल्पी चेंज अपॉन टेम्परेचर के, जिस टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम बी का यूज़ करेंगे क्योंकि जब कोई लिक्विड है गैस में चेंज होगा, वेपर में चेंज होगा, वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे तो होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे टी बी का यूज़ किया है। ओके, और यहाँ पे देखिए जो डेल एच है, एंथैल्पी चेंज है, वो पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा, तो मेरे पास यहाँ पर जो एंट्रोपी होगी वो भी पॉजिटिव में ही आएगी। ठीक है, पॉजिटिव में ही आएगी, मतलब कि ये वाली बात जो हमने पीछे बताई थी कि एंट्रोपी ऑफ गैस इज ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ लिक्विड, सही बात है। ठीक है, बात सही है। देखिए हम इस फॉर्मूले के बेस्ड ऑन ये वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास, हमको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। देखो डेल एस इज इक्वल टू डेल एच अपॉन टी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे वी ए पी वेपोराइजेशन के लिए लिखा है ना। अगर हम यहाँ पे फ्यूजन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे फ्यूजन लिखते हैं, यहाँ पे ना फ्यूजन लिखते हैं हम। ओके, इसकी न्यूमेरिकल देखते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल होगा आपका, चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पर। देखिए कह रहा है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड, कोई भी लिक्विड होगा मेरे पास, यहाँ पे डाई एथिल ईथर है, कितनी है 26 किलो जूल पर मोल है मेरे पास। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन मिलाना मुझे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सॉरी, मुझे एंथैल्पी वेपोराइजेशन मिला है, मैं इसलिए यहाँ पर सिंपली डेल एच ही लिखता हूँ। एंथैल्पी वेपोराइजेशन क्या मिला है मुझे, 26 किलो जूल पर मोल। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है मतलब टीबी की मुझे क्या मिला है, 35 डिग्री सेल्सियस। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे, मेरे पास कितना आ जाएगा ये 308 केल्विन आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पे क्या आ जाएगा 308 केल्विन। इसको हम चेंज कर लेंगे जूल में, तो 26 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मोल, जूल पर मोल। ओके, हम इतना काम करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ऊपर ही अभी फॉर्मूला हमारे पास ये एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज अपॉन टीबी, एंथैल्पी चेंज अपॉन टीबी। वेपोराइजेशन के निकाल रहे हैं हम, तो अपॉन बॉइलिंग पॉइंट क्या रखेंगे वैल्यू, 26 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 308 कैलविन, 308 कैलविन। यहाँ पर जूल मोल इनवर्स माना है, तो एंट्रोपी किस में आ जाएगी मेरे पास, ये आपका आंसर आएगा 84.415। ठीक है, कितने जूल कैलविन इनवर्स, जूल कैलविन इनवर्स। ओके, ये आपका आंसर आ गया। एक बात बताओ, हमारे पास जो उसने पूछा था लिक्विड टू वेपर, हमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सॉरी, पहले यहाँ पे देखिए, हमने इसके ऊपर डेटा देख लिया। लिक्विड टू वेपर के लिए पूछा था, हमने अभी जो सिस्टम बताया आपको, लिक्विड टू वेपर, लिक्विड टू वेपर, है ना। और जो हमारे पास फॉर्मूला आया, ये लिक्विड टू वेपर के लिए आया, लिक्विड टू वेपर हमने बॉईल किया। ठीक है, हमारे पास जो ये निकला, ये ए पार्ट निकल गया, हमें बी पार्ट भी तो निकालना है अभी। ठीक है, हम बी पार्ट भी निकालना है, ध्यान दो, बी पार्ट निकालने के लिए हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी। अरे देखो तो सही, वो कह रहा है लिक्विड टू वेपर, है ना, लिक्विड टू वेपर। अब वो पूछ रहा है वेपर टू लिक्विड,
जब वेपर टू लिक्विड पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ, एंट्रोपी लिक्विड की कम होती है, वेपर की ज़्यादा होती है, एंट्रोपी वेपर की ज़्यादा होती है, लिक्विड की कम होती है। तो अगर वो हमसे पूछ रहा है एंट्रोपी वेपर टू लिक्विड, तो हम इसको माइनस कर देंगे, -84.415 किलो जूल कैल्विन, जूल कैल्विन इनवर्स। मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, किसकी एंट्रोपी आ जाएगी, वेपर टू लिक्विड की, सिंपल। एक न्यूमेरिकल और देखेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा देखो वही वाला है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हमने पर मोल में निकाल दी, देखो हमने यहाँ पे लिखा नहीं था, यहाँ पे मोल इन्वेस्ट कर लीजिए पर मोल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा चेंज है, हल्का सा चेंज है और कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला लगना है, कुछ नहीं करना, लेकिन हल्का सा चेंज है, ध्यान दो। कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज व्हेन 36 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर इवेपोरेट एट 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। गिवन डेल वेपोराइजेशन एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन 40.36 किलो जूल पर मोल, 40.36 किलो जूल पर मोल, ये पर मोल में दी है। ओके, फॉर्मूला सेम लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। मेरे पास कितना है 373 केल्विन। वाटर है, अगर ना भी देता, अगर ये सुनो ध्यान से, अगर वो हमें नहीं भी दे रहा, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 373 केल्विन, 273 ऐड करने के बाद, ये बात पता होनी चाहिए अगर वाटर दे रहा है। कोई और चीज़ देगा मेरे पास, यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में डायथील ईथर था, उसने बॉइलिंग पॉइंट दिया था, ठीक है, देना चाहिए था, उसे हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर वाटर दे रहा है सिंपली, तो आपको पता होना चाहिए उसका बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इसे क्या दिया है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन 40.63 किलो जूल में दिया है, ध्यान दो, हम इसको जूल में चेंज करेंगे, 10 की पावर 3 अपॉन 373 केल्विन। ध्यान दो, हमारे पास जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा वो आएगा 109 जूल कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ध्यान दो, पर मोल के लिए आया है, किसके लिए आया है, पर मोल के लिए आया है। इसने क्या पूछा है मुझे, तो भाई 36 ग्राम के लिए बताओ, एंट्रोपी चेंज फॉर इवेपोरेशन ऑफ 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब हम इसके लिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना, मोल निकाल देने। और पर मोल के लिए निकला, मोल निकालने, कितना ग्राम है मेरे पास, 36 ग्राम वाटर है, 36 ग्राम वाटर है, तो W अपॉन M, W अपॉन वाटर का मोलर मास क्या होता है 18 होता है, सबको पता है। कितना निकला मेरे पास, 2 निकल गया। अब मेरे पास वो एक्चुअल में 2 मोल के लिए पूछ रहा था, मेरे पास एंथैल्पी चेंज आया वहाँ पे पर मोल के लिए, मतलब 1 मोल के लिए, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास एंट्रोपी चेंज आया था कितना, ऐसा यहाँ पे 109 1 मोल के लिए, मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई तो करनी है, मेरे पास कितना आ जाएगा 218 218, ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स आंसर, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे जो किया था, आपसे बात किया था, अगर वो पर मोल के लिए पूछ रहा तो मोल इनवर्स लिखो, अगर पर मोल के लिए नहीं पूछ रहा तो मत लिखो, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए हम दो, एक सुनो आंसर निकालना मैंने, ठीक है। अगर यहाँ पर वो पर मोल के लिए पूछ रहा है तो पर मोल के लिए लिखो मोल इनवर्स। अब यहाँ पे यूनिट क्या लिखे है, जूल केल्विन इनवर्स, 1 मोल के लिए तो नहीं है ना, पर मोल तो नहीं है ना, तो सीधा सीधा जूल केल्विन इनवर्स, ठीक है। ध्यान दो, इस वीडियो के बाद आपके पास इक्विलिब्रियम की वीडियो आएंगी, ओके, इसको अच्छे से पढ़ना, जो कुछ वीडियोस में न्यूमेरिकल है आप उनको कीजिए,